इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ताकतवर देश ने अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की है, जंग हुई है। और ये जंग दो देशों की सरहद से निकलकर विश्व युद्ध में भी तब्दील हुई है। अभी चीन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। उसने ताइवान को घेरना शुरू कर दिया है। वो चीन की मिलिट्री हो या फिर नेवी या एयरफोर्स, सब ने ताइवान को घेर लिया है और मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान इसकी वजह से डरा हुआ है। तो चीन कह रहा है कि वो ताइवान को सजा दे रहा है। लेकिन चीन और ताइवान के बीच ऐसी नौबत आई क्यों? आखिर वो कौन सी बात है कि चीन ताइवान को सजा देने पर उतारू है? और आखिर चीन की इस सजा का ताइवान से इतर दुनिया के दूसरे मुल्कों पर क्या असर होगा? इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में बात चीन और ताइवान की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दुनिया के नक्शे पर दो चीन हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे वाले चीन का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आम भाषा में ताइवान कहा जाता है। और बड़ा वाला चीन है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आम भाषा में चीन कहा जाता है। और इन दोनों के बीच की लड़ाई की कहानी शुरू होती है साल 1945 से। तब से जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। इसके साथ ही जापान की बादशाहत भी खत्म हो गई और चीन एक आज़ाद मुल्क बन गया। उस वक्त ताइवान भी चीन का ही हिस्सा बन गया। देश का नाम हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन फिर चीन की सत्ता पर कब्जे के लिए दो पार्टियों में लड़ाई शुरू हो गई। पुरानी पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमितांग, और इसके नेता सन यात सेन को चीन का पहला राष्ट्रपति माना जाता है, जो 1912 में बने थे। और दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कुओमितांग के नेता थे चियांग काई शेक, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे माओ त्से तुंग। सत्ता के लिए इन दोनों के बीच हुई लड़ाई में जीत मिली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता माओ त्से तुंग को। हारने के बाद कुओमितांग के नेता चियांग काई शेक चीन के पास के समुद्री इलाके ताइवान में चले गए। ताइवान जाकर चियांग काई शेक ने कहा कि हम ताइवान को आज़ाद घोषित कर रहे हैं और इसका नाम कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहीं माओ त्से तुंग के कंट्रोल वाले देश का नाम हुआ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन और ताइवान के बीच लड़ाई यहीं से शुरू होती है। उस वक्त भी माओ चाहते थे कि चीन का ताइवान पर पूरी तरह से कब्जा हो जाए, लेकिन ताइवान समंदर से घिरा हुआ इलाका है और 1949 में चीन के पास ऐसी नौसेना थी नहीं कि वो समंदर के रास्ते जाकर ताइवान से जंग लड़े और उसे अपने साथ मिला ले। लेकिन छिटपुट जंग जारी रही। चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ाता रहा और फिर 1971 आते आते चीन की ताकत इतनी बढ़ गई कि यूनाइटेड नेशंस में देश के तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन को ही मान्यता मिली। और यहीं से ताइवान कमज़ोर होना शुरू हो गया, क्योंकि अब उसे यूएन की मदद मिलनी भी बंद हो गई। तब तक चीन की सत्ता में भी बदलाव हो चुका था। माओ की मौत के बाद डेंग जियाओपिंग चीन के ताकतवर नेता बन चुके थे। सुधारवादी आर्थिक नीतियों की वजह से चीन का एक बड़ा तबका डेंग जियाओपिंग के पक्ष में लामबंद हो चुका था। और डेंग के सत्ता में आने के साथ ही चीन ने अपने बाजार दुनिया के लिए खोल दिए। 1 जनवरी 1979 वो तारीख थी जब चीन ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता किया। अमेरिका को भी एक बड़े बाजार की जरूरत थी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे जिमी कार्टर। उन्होंने कहा कि डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व वाला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही असली देश है। जिमी कार्टर ने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान में बना हुआ अपना दूतावास बंद कर दिया। अमेरिकी मदद मिली तो चीन के हौसले भी बढ़े और तब डेंग जियाओपिंग ने ताइवान को फिर से धमकी दी कि वो अपनी सेना को काबू में रखे और चीन के साथ अपना विलय कर ले। उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना या कहिए कि ताइवान के प्रीमियर हुआ करते थे चियांग झिंग कुओ। वो ताइवान के प्रीमियर रह चुके चियांग काई शेक के बेटे थे। उन्होंने चीन के प्रस्ताव का कोई जवाब ही नहीं दिया। चीन ने भी तब कुछ नहीं कहा, बस वो अपनी ताकत में लगातार इजाफा करता रहा। वहीं ताइवान के इतिहास में 1986 वो साल था जब एक और पार्टी की स्थापना हुई। उस पार्टी का नाम था डीपीपी, पूरा नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। मकसद था मानवाधिकारों की रक्षा करना और साथ ही ताइवानी आइडेंटिटी को कायम करना। उसने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है बल्कि एक आज़ाद मुल्क है। 1990-91 में ताइवान में हुए चुनाव के दौरान डीपीपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाया।
1992 में चीन और ताइवान के प्रतिनिधियों ने हांगकांग में मुलाकात की। शांति बहाली की कोशिश की भी बात हुई थी, लेकिन समझौता अंतिम रूप में नहीं हो पाया। चीन और ताइवान के बीच के संबंध बनते बिगड़ते रहे, लेकिन सन 2000 आते आते सब बदल गया। ताइवान की सत्ता डीपीपी के हाथ में आ गई और डीपीपी का साफ तौर पर कहना था कि वो चीन से अलग एक आज़ाद मुल्क है। इससे चीन नाराज हो गया और उसने ताइवान के खिलाफ पूरी दुनिया में लामबंदी शुरू कर दी। 2004 में ताइवान की कमान फिर से कुओमितांग के पास आ गई और लिए झान राष्ट्रपति बन गए। चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने साल 2005 में ताइवान के नए राष्ट्रपति लियन झान से मुलाकात भी की, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। चीन और ताइवान के बीच की लड़ाई यूं ही चलती रही और ये सब 2016 तक चलता रहा। 2016 के बाद से ताइवान के रुख में बड़ा बदलाव आया है। डीपीपी नेता त्साई इंग-वेन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही ताइवान ने चीन के खिलाफ स्टैंड लेने शुरू कर दिए हैं। अब ताइवान के लोग खुलकर चीन से आज़ादी चाहते हैं, उसकी धमकियों को खारिज करते हैं और यही बात चीन को बार बार उकसाती है ताइवान पर हमले के लिए। हालांकि चीन ने अभी तक कोई हमला नहीं किया है, लेकिन चीन के हमले की दहशत बरकरार है। हर बार चीन ताइवान को धमकी देता है और ताइवान अपने बचाव में दुनिया की मदद मांगता है, जिसमें उसके साथ सबसे पहले और सबसे आगे अमेरिका ही खड़ा होता है। अब अमेरिका से रिश्ते क्यों खराब हुए, उस पर कभी अलग से बात करें। अब भी जब चीन ने ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024A ऑपरेशन शुरू कर ताइवान को सजा देने की बात कही है, तो उसकी वजह ताइवान में हुआ सत्ता परिवर्तन है, जिसमें ताइवान के नए बने राष्ट्रपति लाई चिंग-ते चीन के कट्टर विरोधी हैं और यही वजह है कि चीन ने एक बार फिर ताइवान को आंख दिखाई है। साथ ही अमेरिका और जापान को भी साफ साफ कहा है कि वो इस पचड़े में ना पड़े, लेकिन अमेरिका और जापान दोनों ही ताइवान के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ी तो फिर ताइवान के साथ अमेरिका भी आएगा और जापान भी, और तब दुनिया को एक और बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।